एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। पर बावजूद इसके लोग षड्यंत्र बनाने में पीछे नहीं हटते हैं। आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से एक लड़की की मौत हो जाती है और कई लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा भी हौसला बुलंद होता चले। आज की जो सच्ची घटना मैं सुना रहा हूँ, यह है भारत की राजधानी नई दिल्ली की। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली का एक जगह पड़ता है सरिता विहार। बात कर रहा हूँ मैं 26 फरवरी 2019 का, जब सुबह सुबह लोग अपने ड्यूटी को जा रहे होते हैं तो लोगों को सरिता नगर रेलवे लाइन के किनारे एक सफ़ेद कलर की बोरी दिखाई देती है। तो लोगों को देख करके उस बोरी को कुछ शंका महसूस होता है, तो लोग उसकी सूचना तत्काल नज़दीकी थाने में दे देते हैं। पर पुलिस को जैसे इस तरह की सूचना मिलती है तो पुलिस अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पर जाती है और उस बोरी को जाकर के खोलती है। तो उस बोरी के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल होती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पर कहीं भी घाव और चोट का निशान नहीं मिलता है। तो पुलिस वहां के लोगों से उसकी पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस को अंदाज़ा लगता है कि ये लड़की यहाँ की रहने वाली नहीं है। और पुलिस जब उसकी कपड़ों की तलाशी करती है तो उसके जेब से एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा होता है कि हमारे साथ रेप बलात्कार किया गया है और हमारी न्यूड वीडियो भी बना ली गई है और ये हरकत दूसरा कोई नहीं किया है, आयुष और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर के किया है। और उस लेटर में उस आयुष का मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस नंबर पर फ़ोन लगाती है। उस नंबर को एक लड़का ही उठाता है तो पुलिस उससे उसकी नाम पूछती है तो वो अपना नाम आयुष ही बताता है। तो फिर पुलिस आयुष को अपने थाने पर बुला लेती है। थाने पर बुलाने के बाद पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी का फ़ोटो आयुष को जब दिखाती है तो आयुष से पूछती है उसकी हत्या के बारे में। तो आयुष साफ साफ मना कर देता है कि हम इस लड़की को कभी देखे ही नहीं हैं, ना तो इससे मिले हैं, ज़रूर कोई हमको फंसाने की साजिश कर रहा है। हालांकि पुलिस आयुष से और कई तरह की सवाल करती है, जिससे पुलिस को ये पता चलता है कि आयुष सच ही बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब उस लड़की की डेड बॉडी के बारे में लोगों से पता लगाने लगती है। तो आखिरकार पुलिस को थोड़ा सा कोशिश करने के बाद पता चलता है कि उस लड़की का नाम सुरभि है। सुरभि जो दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के अंबेडकर नगर दक्षिणपुरी की रहने वाली है। सुरभि के पिता जो कि गार्ड की नौकरी करते हैं। पुलिस को जैसे इस तरह का एड्रेस पता चलती है तो पुलिस अपने पूरे टीम के साथ सुरभि के घर पर जाती है। तो पहले उसके पिता से मुलाकात करती है और पिता से मुलाकात करने के बाद पुलिस जब पूछताछ करती है तो सुरभि के पिता बताते हैं कि हमारे बेटी के नंबर पर एक नया नंबर कल आया था और वो बेटी को नौकरी देने के बहाने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इधर सुरभि के पिता को जैसे ही पता चलता है कि उसकी बेटी का किसी ने हत्या कर दिया है तो पूरा परिवार चीख चीख के रोने लगता है। फिर पुलिस उसके परिवार वालों से सुरभि का हैंडराइटिंग लेती है और उस हैंडराइटिंग से मैच करती है जो कि सुरभि के जेब से मिला था। तो पुलिस को पता चलता है कि उस लेटर को भी सुरभि ने ही अपने हाथों से लिखा था। फिर पुलिस सुरभि के परिवार वालों को लेकर के थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद उस आयुष से मिलाती है। तो सुरभि के परिवार वालों ने उस आयुष को पहचानने से इनकार कर देते हैं और फिर पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में लग जाती है जो कि सुरभि को कॉल किया था, इंटरव्यू देने के लिए बुलाया था। उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए पुलिस अब सुरभि के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाती है। उससे पता चलता है कि एक ही नंबर से 25 फरवरी को कई बार फ़ोन आया है। फिर पुलिस उस नंबर का भी कॉल डिटेल निकलवाती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर किसी दिनेश नाम से रजिस्टर्ड है।
दिनेश, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो कि संगम बिहार का रहने वाला है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल उस दिनेश के घर पर पहुंच जाती है और दिनेश को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है। फिर पुलिस सुरभि के हत्या के बारे में दिनेश से पूछताछ करती है। पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो आखिरकार दिनेश इस हत्या की सच्चाई कबूल कर देता है और जब हत्या की सच्चाई बताता है तो किसी के कानों पे यकीन ही नहीं होता है। इसकी शुरुआत होती है घटना से ठीक 2 साल पहले से। भलसमा क्षेत्र का रहने वाला धीरेंद्र, जो कि एक हत्या के मामले में जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद अंदर उसकी एक कैदी से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है बंटी, जो कि एक छटा हुआ बदमाश था। धीरेंद्र जैसे ही जेल में जाता है तो उसकी बंटी से लड़ाई झगड़ा आए दिन होता ही रहता है। तो वहाँ के कैदी उन दोनों को छुड़ा तो देते हैं, पर दोनों की दुश्मनी ऐसी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। कुछ दिन का समय बीतता है तो इधर दिनेश भी चोरी के मामले में उसी जेल में चला जाता है। जेल में जाने के बाद दिनेश का मुलाकात होता है धीरेंद्र से। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों आपस में मिल करके एक दिन मन बनाते हैं, बंटी को सबक सिखाने का मन बना लेते हैं। फिर 2 महीने बाद उन दोनों की रिहाई हो जाती है, धीरेंद्र और दिनेश की। जेल से रिहा होने के बाद वो दोनों इसी संगम बिहार इलाके में आते हैं और एक किराए का रूम लेकर के दोनों रहते हैं और उस बंटी के बारे में पता लगाने लगते हैं। और पता लगाने के बाद उनको पता चलता है कि इसी बंटी का भाई एक है जिसका नाम है आयुष। दोनों को पता चलता है कि बंटी के पास एक 200 गज का प्लॉट है जिसका देख रेख उसका भाई आयुष ही करता है। और अब वो बंटी को सबक सिखाने के लिए दोनों दिनेश और धीरेंद्र षड्यंत्र रचते हैं कि हम किसी तरह से इस आयुष को किसी केस में फंसा करके जेल भेज दें और उस प्लॉट पर हम दोनों कब्जा कर लेते हैं। इसी बीच में दिनेश एक दिन अपने प्रेमिका से बात कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि उसकी प्रेमिका की एक सहेली है जिसका नाम है सुरभि और उसकी नौकरी चाह रही होती है। तो दिनेश अपने प्रेमिका को एक दिन अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाने के बाद अपने ही नंबर से उस सुरभि को फ़ोन करवाता है। दिनेश की प्रेमिका सुरभि से कहती है कि यदि तुमको नौकरी चाहिए तो तुम आकर के हमारे आशिक से मिल लेना। जैसे ही इस तरह की बातें सुरभि सुनती है तो अपने सहेली की बातों में आ जाती है और 25 फरवरी को सुबह नहा धोआ करके वो दिनेश से मिलने के लिए घर से निकल पड़ती है और वो आकर के संगम बिहार, जहाँ पर दिनेश किराए का रूम लेकर के रहता है, वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर दिनेश और धीरेंद्र पहले से षड्यंत्र रच के बैठे होते हैं और उसी बीच में एक और तीसरा आदमी शामिल हो जाता है जिसका नाम होता है सौरभ भारद्वाज। जैसे ही सुरभि दिनेश के कमरे पर पहुंचती है तो वहां पर दिनेश और उसके 2 दोस्त वहां पर मौजूद होते हैं और सुरभि को धर दबोचते हैं और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार और रेप करते हैं और साथ ही साथ कुछ उसके गलत अश्लील वीडियो भी बना लेते हैं। और जब उन तीनों का मन भर जाता है और सुरभि उन तीनों से अपनी रहम की भीख मांगती है कि तुम तीनों जो कुछ किया हमारे साथ वो ठीक है, पर अब हमको छोड़ दो। वो तीनों सुरभि को धमकाते हुए कहते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे तुम करो, नहीं तो ये जो वीडियो हम तुम्हारे नंगे वीडियो बनाए हैं इसको हम वायरल कर देंगे। तो सुरभि उनकी बात मान जाती है। एक सफ़ेद कागज़ देते हैं और कहते हैं कि उस पर लिखो आयुष और उसके 2 दोस्तों ने हमारे साथ बलात्कार किया है, और उस पर आयुष का मोबाइल नंबर भी लिखवा देते हैं। सुरभि ना चाहते हुए भी मजबूर होकर के ये सब लिख देती है और फिर वो तीनों सुरभि का उसी कमरे के अंदर गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। फिर उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दिनेश अपने 2 दोस्तों के पास बात करता है, जिसमें से एक दोस्त का नाम है रहमुद्दीन और दूसरे का नाम है बंटी।
दिनेश इन दोनों से बात करता है और कहता है कि हमारे पास एक डेड बॉडी है, इसको तुम लोगों को ठिकाने लगाना है, और 4000 रुपये का लालच देता है, जिससे कि वो लालच में आ करके ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी रात दिनेश एक टैक्सी बुक करता है और उन दोनों को बुला करके उस लाश को एक सफ़ेद बोरी में पैक करके रहीमुद्दीन के हवाले कर देता है, और वो दोनों इस लाश को लेकर के सरिता नगर रेलवे लाइन के किनारे ले जा करके उस बोरी को फेंक देते हैं और चुपचाप वहां से वापस अपने घर चले जाते हैं। इस तरह की बातें जब दिनेश पुलिस को बताता है तो पुलिस को यकीन नहीं होता है, और इसी के कहने पर पुलिस दिनेश और धीरेंद्र और बंटी और रहीमुद्दीन को अपने अंदर कस्टडी में लेकर के जेल भेज देती है। इस तरह का घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे।